क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से मैं डायरेक्टर रमाशंकर भीम एडवोकेट आज उच्च न्यायालय के अपर मुख्य अस्थाई अधिवक्ता और लखनऊ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री तेजबली सिंह एडवोकेट, जो कि अपना दल विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर मौजूद हूँ। अपने दर्शकों को मैं रूबरू कराता हूँ तेजबली सिंह से। तेजबली सिंह जी, क्रांतिपथ न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तेजबली जी, आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, अपना दल को, वो पार्टी उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार है, जो भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसकी सहयोगी पार्टी है। आपकी पार्टी के मत विचार बहुत हद तक हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से न मिलते हों, लेकिन सहयोगी पार्टी होने के नाते एक बड़ा सवाल है। आप अधिवक्ता हैं, लोगों के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। योगी जी की सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक विशेष पुलिस बल UPSSF के गठन का प्रस्ताव किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि बिना जांच, शक के आधार पर, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी के घर में घुसकर पुलिस तलाशी ले सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। ये एक्ट अगर ये बल बनता है तो इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तेजबली सिंह जी, आप बताएं। सर्वप्रथम आपको हम इसके पूर्व में कहना चाह रहे हैं कि वर्ष 2014 में अपना दल एस की नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी और बीजेपी के मध्य लोकसभा के चुनाव में हमारा गठबंधन हुआ था, जिसमें हम चुनाव लड़े और हमको 2014 में लोकसभा की 2 सीटें लड़ने को मिली थी, जिसमें हमारे दोनों जो प्रत्याशी थे, सांसद के प्रत्याशी थे, वो विजयी हुए थे। इस प्रकार से हमारा 100% रिजल्ट था। उसके बाद ये चुनाव 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का हुआ, जिसमें हमको 11 सीटें चुनाव में गठबंधन के तहत मिली थी, जिसमें हम 9 सीटें जीत करके आए थे। वर्तमान में हमारे 9 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हैं। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब भी हमको गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीट लड़ने को मिली, जिसमें हम दोनों लोकसभा सीट राबर्ट्सगंज और मिर्ज़ापुर हम जीत करके आए। पिछले मोदी मंत्रिमंडल में हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी को केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उसमें हमारे कारागार मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी जी के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल बने। इसके अतिरिक्त एक विधान परिषद सदस्य माननीय आशीष जी पटेल, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपना दल के हैं, और ये स्थिति हमारी है। और जी, मेरा सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो ये विशेष पुलिस बल लाने जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के किसी के घर की तलाशी हो सकती है, किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट के। तो चूंकि एक पार्टी के नेता हैं आप, ये भी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ आप अधिवक्ता भी हैं हाई कोर्ट के, तो इससे क्या लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं होगा, मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होगा? ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है, अभी लागू नहीं हुआ है, और इसको लागू करने के पहले आपको CRPC में संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन के उपरांत ही ये चीज़ उत्तर प्रदेश में लागू हो पाएगी। और इसके पहले विस्तृत बहस होगी, बहस के उपरांत ये विधानसभा में पास होगा, विधानसभा के बाद विधान परिषद में पास होगा, फिर कानून बनेगा, और उसके बाद
ये प्रभाव में आएगा। अगर इसका बहुत विरोध होता है तो ऐसी स्थिति में ये लागू नहीं हो पाएगा और माननीय विधायकगण, माननीय विधान परिषद सदस्य जो हमारे इस पर विस्तृत चर्चा होगी, उसके बाद ये कानून बनेगा, तब ये लागू हो पाएगा। अभी इसके विषय में जो कुछ कहना हो जल्दबाजी होगी। अभी इस पे ये कहना जल्दबाजी होगी, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के सहयोगी दल के एक विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कहना है। बात सही है, सीआरपीसी में संशोधन करना पड़ेगा। जैसी भी प्रक्रिया होगी, हमारा सवाल अगर बहुत साफ सा स्पष्ट सवाल है हमारा कि अगर जिस तरीके से अखबारों में आ रहा है, कई चीज़ें आती हैं, जैसे भी संविदा पर 5 साल की संविदा वाला लोगों ने मुद्दा उछाला कि नौकरी देने के लिए 5 साल संविदा पर काम करना बहुत ज़रूरी है। आज फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ गया, दिनेश शर्मा जी का, कि ये एक कोरी अफवाह है। कि ऐसा तो नहीं है कि जो विशेष पुलिस बल के गठन की बात चल रही है, क्या सरकारी स्तर पर ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है कैबिनेट के अंदर? हालांकि जिस तरीके से अखबार में आया था कि कैबिनेट में ये प्रस्ताव पेश किया गया और स्वीकार किया गया। तेजबली जी, अगर जितनी जानकारी हो स्पष्ट दीजिएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। 5 साल संविदा पर भर्ती करने की जो बात अभी आपने सामने रखी है, इस पर तो हमारे नेता माननीय आशीष पटेल जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके अवगत कराया है कि अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो सबसे अधिक हमारे अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग, जो समाज के दबे कुचले किसी प्रकार से नौकरी पा जाते हैं, उनका सबसे अधिक शोषण होगा। और सरकार से आग्रह किया है कि अगर ये अध्यादेश लाया जाता है, ये कानून बनता है, तो इसे वापस ले लिया जाए। ये हमारी पार्टी का स्पष्ट मांग है। सहयोगी दल भी तमाम मुद्दों पर सरकार के साथ नहीं होंगे अगर असंवैधानिक या दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के हितों पर प्रहार होगा, ऐसा घोषित कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन दे रहे हैं तेजबली सिंह जी। तेजबली सिंह जी, एक दूसरा सवाल है कि इस समय जो किसानों की स्थिति है, चूँकि आप अधिवक्ता हैं और निश्चित रूप से किसान परिवार से भी जुड़े हैं, तो ये जो यूरिया की किल्लत आती है, ये हर साल होता है, सरकार किसी की भी हो, और कीटनाशकों की, दवाइयों की कालाबाजारी होने लगती है। ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन घट रही है, खेती योग्य ज़मीन। और उर्वरक मंत्रालय जो है भारत सरकार का, जो उर्वरक मंत्रालय क्या इतना उर्वरक बना नहीं पाता है कि ज़रूरत के समय किसानों को नहीं मिल पाता है? अगर ये आपूर्ति समय पर नहीं होगी तो किसानों का नुकसान होगा, खाद्यान्न कम पैदा होगा, तो इस तो देश का नुकसान होगा। इस विषय में हमारा अपना व्यक्तिगत मत है कि देश में करीब 56 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रहा। इस अवधि में जितने कल कारखाने थे सब बंद हो गए और इसी कड़ी में यूरिया या जितने उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाया और बाज़ार में खाद की किल्लत बन गई। इस बीच में इस चीज़ की काला बाजारी भी बढ़ी है, जिसको सरकार पूरी तरीके से नियंत्रित करने के प्रयास में है और ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। चलिए, सरकार ये समस्या सॉल्व करेगी। क्या आगामी जो पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, पंचायत के चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? सहयोगी दल के रूप में रहेंगे या अलग से चुनाव लड़ेंगे? ये इस पर क्या आपकी पार्टी में कोई विचार मंथन हो रहा है कि चर्चा हो रही है? विगत पंचायत चुनाव में हमारा भाजपा का गठबंधन नहीं था और ये उत्तर प्रदेश में जो पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव होने जा रहे हैं, ग्राम पंचायतों के चुनाव हो रहा है, जिला पंचायत प्रधानों के चुनाव, तो इसमें जिला पंचायत के चुनाव हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ेगी। भाजपा को उसमें हमारा गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि आप सहयोगी दल हैं सरकार के, तो जिस तरीके से आ रहा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ब्लॉक
प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से होगा, तो क्या कैबिनेट में आपकी पार्टी का जो कि प्रतिनिधित्व है, तो इस पर क्या चर्चा हो रही? सीधे जनता से चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का, ब्लॉक प्रमुखों का, तो या कुछ अभी जैसे होता आया है उस तरीके से होगा कि जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे, फिर वो लोग जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करेंगे? इस पर क्या चर्चा हो रहा है, क्या मंथन हो रहा है सरकार की तरफ? इस विषय पर चूँकि हम विधि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मानना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो अखबार में आए दिन कुछ न कुछ न्यूज़ अखबार वाले छाप रहे हैं, अगर ये एक बार हम सत्य ही मान लें तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम को व्यापक रूप से संशोधन करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकेगा। और ये चुनाव मार्च में प्रस्तावित हैं। अभी संशोधन की कोई प्रक्रिया विधानसभा में मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजबली सिंह जी। किस किस तरीके से समाज में अफवाहें आ रही हैं और किस किस तरीके से लोग, राजनीतिक लोग या मीडिया के लोग चर्चा में आ जाते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे सहयोगी क्रांतिपथ न्यूज़ के सहयोगी संपादक केशवराम गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है, उसके बाद फिर केशवराम जी एक दो सवाल पूछेंगे आपसे। तेजबली जी, जो भारत के संविधान में सरकार को जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, या और जो नागरिकों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उनका सरकार पालन कर रही है। लेकिन एक आर्टिकल 28 है भारतीय संविधान में, जिसमें कहा गया है कि जो सरकार के दो स्कूल होंगे, सरकार के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित स्कूल होंगे, उनमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और उसके बहुत स्पष्ट कहा गया कि बगैर अभिभावक के अनुमति के उसको किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बच्चे को सम्मिलित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सरकार किसी की भी, ये नहीं मैं आपकी सरकार पर बिना किसी दबाव के आपकी सरकार पर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्था तो 26 जनवरी 1950 से संविधान में शामिल है। अब तक क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसका पालन हुआ, और अगर नहीं हुआ तो अगर होता तो कैसी स्थिति होती? धीरे धीरे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सी कमियां देश में थी, उसमें सुधार हो रहा है। जो शिक्षा के स्वरूप जो भारत में लागू है, उसमें व्यापक परिवर्तन भविष्य में आपको दिखाई पड़ेंगे। आपका कहना सही है कि आर्टिकल 28 सब क्लास 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यह व्यवस्था है कि जो सरकारी पोषित शैक्षिक संस्थान हैं उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और अब तक जो हम और हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, धार्मिक शिक्षा हमारे संज्ञान में नहीं दी जा रही है। तो इसे और भविष्य में भी संविधान के अनुरूप ही सब काम होंगे। जैसे शुरुआत में हो स्कूल में पढ़ने गए होंगे आप, तो वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, ये प्रार्थना क्या है? अब ये देश सनातन धर्म का अनुपालन करने वाला है, ज़्यादातर लोग सनातनी हैं। और ऐसी स्थिति में जब सुबह उठते हैं तो अपने आराध्य देव को प्रणाम करते हैं, उनका नाम लेते हैं कि आज हमारा दिन अच्छा हो। जब हम बच्चे थे, जब स्कूल जाते थे, जब हमारे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना। देखिए, संविधान में व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई थी कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी सभी धर्मों के लोग हैं और सभी धर्मों के बच्चे स्कूल में आएंगे। तो एक धर्म की शिक्षा तो आप दे नहीं सकते। सो आपको कराना है तो सारे धर्मों को लेके चलना पड़ेगा या देशभक्ति को लेके चलना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ कि इसका पालन सरकारें नहीं कर पाई। इसके पीछे लोगों की अपनी अपनी धार्मिक भावना रही है। हर आदमी अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता रहा है। हर आदमी के धर्म के माध्यम से ही चाहता है कि समाज की उन्नति हो। अच्छी बात है, लेकिन उन्नति हो नहीं पाई। तेजबली सिंह जी, आखिरी सवाल, आप इस चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो इस समाज में ये प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि भाई जो जिस व्यवसाय में रत है वो अपना काम शांतिपूर्ण ढंग से करे और समाज में ऐसा कोई उन्माद न फैले जिससे जाति व्यवस्था फैले और सब लोग सुख शांति से रहें। बच्चों को शिक्षा, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करें और सब देश हमारा
सुखी रहे, खुशहाल रहे और पूरा देश कोरोना से मुक्ति पा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवली सिंह जी, आपने हमारे चैनल से बात करने के लिए समय दिया और भविष्य में हम फिर कुछ मुद्दों पर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति पर न्यूज़ चैनल से केशव गौतम। माननीय अध्यक्ष जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि इस समय धान की फसल किसानों की तैयार खड़ी है और ये जो गोवंश हैं तो काफ़ी फसल का नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नुकसान ना पहुंचने पाए इसके लिए किसान रात रात जाकर अपनी फसलें बचाने का काम कर रहे हैं और अगर कहीं से थोड़ा सा चूक हो गई तो एक ही रात में पूरी फसल चौपट हो जाती है और किसानों का पूरा नुकसान हो जाता है। जबकि सरकार करोड़ों रुपए की लागत लगा करके गौशालाओं का इंतज़ाम कर रखा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे जो गौशाला के जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी कम है, और इसके अलावा अगर नुकसान हो जाता है तो क्या इसकी भरपाई के लिए भी सरकारी तरफ से कोई प्राविधान है? माननीय अध्यक्ष जी। माननीय संपादक महोदय, सरकार ने अपनी तरफ से संपूर्ण व्यवस्थाएं इस विषय पर करी हैं। जितना सरकार से हम अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए किया है। ये जो गोवंश हैं, गाय बैल, ये सरकार के नहीं हैं, हमें आप किसानों के हैं। उनको दूह करके, उनसे खेती करके उनको हम छुट्टा छोड़ देते हैं। ये व्यवस्था तो हमको खुद करनी चाहिए। अपेक्षा हम सरकार से कह रहे हैं, सरकार से अपेक्षा न करके हमारे जानवर हैं उनकी व्यवस्था हम खुद करें तो यही उचित रहेगा। रही बात इस समाज के लोगों को, उनको इस विषय पर मंथन करना पड़ेगा कि हर चीज़ के लिए हम सरकार पर निर्भर न रहें। अगर हम पशु पाले हैं तो उनकी व्यवस्था हम खुद करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। नमस्कार।